सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग के रीड मेंस के लिए और सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है उसमें दूसरा बिंदु प्रोनाउन का जो टॉपिक है उस प्रोनाउन टॉपिक के रिवीजन टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ये टेस्ट हमने ऐप पर लिया था, सबके लिए फ्री था, बहुत सारे बच्चों ने इस टेस्ट को दिया। आज हम इस टेस्ट का बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस टेस्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बता पाऊं कि प्रोनाउन टॉपिक को आपको कहां से क्या क्या चीजें देखनी है और आज के इस टेस्ट के माध्यम से आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से रिवाइज हो जाए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड, रीड मेंस के कोर्सेस या फिर सेकंड ग्रेड इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की टेस्ट सीरीज जो कि बहुत शानदार टेस्ट सीरीज हैं, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हैं, वो ज्वाइन करना चाहें तो प्ले स्टोर से आप पे वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से आप पे ये एप्लीकेशन वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आप चाहें तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप पे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर व्हाट्सएप कॉल करके आप किसी भी प्रकार की किसी भी कोर्स से संबंधित जानकारी चाहें तो वो आप यहां से ले सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन है भाई आप लोगों के सामने। आप सबके सब कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और फिर कोशिश करेंगे अपना लॉजिक के साथ कि साहब इसका ये आंसर है और निश्चित रूप से यही आंसर है क्योंकि इसके पीछे ये रूल है, ये इसके पीछे वजह है, वो आपको पता होनी चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से हमने टेस्ट में जो क्वेश्चंस डाले हैं वो आपको डराने के लिए नहीं, ऐसे उठपटांग क्वेश्चंस नहीं डाले कि भाई आपको नहीं आए। हमने क्वेश्चंस वो डाले हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। बिल्कुल बेसिक से एकदम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको रिवीजन में मदद करते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोनाउन। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इसमें से पूछा है कि इसमें से प्रोनाउन कौन सा है। पहला ऑप्शन है दैट, तो क्या ये दैट जो यहां दिया हुआ है ये प्रोनाउन है? आपको ये नहीं बताना कि दैट है या नहीं है, इस सेंटेंस में जो दैट है वो प्रोनाउन है या नहीं है ये आपको बताना है। दैट इसमें प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दैट जो शब्द है वो इस आइडिया के लिए आया है और ये नाउन है। ये वर्ड कौन सा अभी? IDEA, ये जो आपका शब्द है ये नाउन है। क्या है बेटा? ये नाउन है और नाउन के लिए ये शब्द आया हुआ है कौन सा? दैट। इसका मतलब दैट जो है ये क्या है आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है अभी? ये एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। आपसे ये पूछेंगे कि ये कौन से प्रकार का प्रोनाउन है, आपको पहचानने के लिए कहेंगे, उस प्रोनाउन का नाम पूछ सकते हैं आपसे और उस प्रोनाउन का यूज करवा सकते हैं। यानी डेफिनेशन, एप्लीकेशन और आपको आइडेंटिफिकेशन, तीन चीजों पे ध्यान रखना है। यानी दैट जो है यहां प्रोनाउन नहीं है। तो प्रोनाउन कैसे हो सकता है दैट? एक एग्जांपल सब लिखेंगे कि सर ये देखिएगा यहां तो दैट एडजेक्टिव है लेकिन दैट प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। वो कैसे होता है आप लोग भी लिखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिएगा, दैट वाज ए गुड क्वेश्चन, दैट वाज ए गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, QUASTION, दैट वाज ए गुड क्वेश्चन।
ठीक है बेटा, ये जो दैट आया हुआ है यहां, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। समझ में आ गई बात? लेकिन यहां नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये अंतर समझना चाहिए कि प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। विशेष रूप से ये आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ही दिक्कत करता है, दिस, दैट, दीज, दोज। तो वहां आप इसको जानकारी रखेंगे। दूसरा देखिएगा, आपसे पूछा हुआ है योवस। योवस आपका प्रोनाउन है या नहीं है, ये बताना है आपको कि आपके पास जो शब्द योवस दिया हुआ है ये प्रोनाउन है या नहीं है। हां, ये प्रोनाउन है, ये आपका सर्वनाम है। तो यहां कंफ्यूज क्या होता है, एक वर्ड होता है योवर, YOUR, और एक वर्ड होता है योवस। देखिएगा, हम बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन बच्चों को पहले से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं, वो अपना रिवीजन कर लें और वाक्यों में उनको ठीक तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दें। ठीक है, एग्जाम लेवल की चीजें हैं, बिल्कुल एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। योवर जो है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये जो योवस है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। इनके प्रयोग में आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। बहुत आसान चीजें हैं। बुक क्या है? नाउन है, उससे पहले योर आया तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दिस बुक इज योवस, YOURS, योवस और योवर। इसमें से क्या आएगा भाई? फटाफट बता दो। दिस बुक इज योवर और योवस, इसमें आना चाहिए दिस बुक इज योवस। ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन है और यहां हमें प्रोनाउन की ही जरूरत होती है। आप लोगों को एक लिस्ट मैंने दी हुई है जिसमें हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनका यूज कहां किया जाना चाहिए, कहां माई का यूज किया जाना चाहिए, कहां माइन का यूज किया जाना चाहिए। क्योंकि माई क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं मैं कि एक बार आप सबके सब लिखेंगे क्या? पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव फटाफट लिख दो एक बार, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और हम फिर आगे के बिंदुओं को लेके चलते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप लोग उसमें बताना क्या आएगा। देखना, दिस बुक इज योवस, दिस बुक इज योवस, दिस बुक इज योवस। ठीक है बेटा, दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हर। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। इसमें से इनकरेक्ट जो सेंटेंस है, जो सही नहीं है, वो आपको बताना है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। फटाफट लिख दीजिएगा, दिस बुक इज योवस, दूसरा दिस बुक इज हिज और दिस बुक इज हर। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इसमें से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां प्रोनाउन का यूज होना चाहिए योवस। ठीक है, दिस बुक इज हिज, यहां भी प्रोनाउन का यूज होना चाहिए। भाई स्ट्रक्चर तो एक ही है, इसलिए यहां प्रोनाउन चाहिए, तो तीनों में प्रोनाउन चाहिए। तो हिज प्रोनाउन है क्या? HIS, हिज पजेसिव प्रोनाउन है या फिर पजेसिव एडजेक्टिव है? बोलिएगा भाई सब लोग। बच्चे पूरी मेहनत किया करो बेटा, पूरे मन लगा के पढ़ा करो, एक एक बात को देखो। अंग्रेजी कोई बहुत मुश्किल विषय नहीं है, अंग्रेजी कोई बहुत उटपटा विषय भी नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको आराम से एग्जाम पास करने के लिए कॉन्सेप्ट जो हैं, जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, उनको क्लियर कर लो। उसके बाद फिर कितने भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस दो, आप कभी नहीं डरेंगे, कभी नहीं घबराएंगे। मैं कह रहा हूं कि रीट की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको हमने टारगेट दिया हुआ है 70 क्वेश्चंस।
यानी 70 में से 70 क्वेश्चंस उनके सही होने चाहिए। जैसे हमने रीड प्री में आप लोगों को टारगेट दिया था कि 30 में से 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप में से ज्यादातर बच्चों के अभी भी जो क्लास देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा कोर्स टेस्ट सीरीज ली थी, वो जानते हैं कि उनके 27, 28, 29 मार्क्स आए हैं। आप, मैं सबके सामने कह रहा हूं, आप लोग भी बैठे हैं, आए हैं निश्चित रूप से, आप जानते भी हैं। तो अब क्यों नहीं आ सकते? रीट मेंस में क्यों नहीं आ सकते? जब वहां आपके 28 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, तो यहां भी आपके 65 प्लस क्वेश्चंस आराम से सही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 70 में से है, तो आप 65 प्लस 70 का टारगेट लेके चले, बहुत शानदार तरीके से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो भाई, अब तक बता दिया होगा कि हीज सही है। आप सब लोगों ने हीज क्यों सही है? क्योंकि हीज का जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है आपके, ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में एक ही होती है, यानी अलग अलग नहीं होती है। जिस प्रकार से दिस इज हिज बुक, ये भी सही है। दिस इज हिज बुक, ये भी सही है। लेकिन यहां जो हिज है वो क्या है? यहां हिज है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि देखो इसके साथ आया है। और यहां जो हिज है ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर होगी बात? इनकी जो फॉर्म है, यानी HIS ये होता है, HIS ये होता है। बाकी में ज्यादातर एस जोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार से योवर में क्या जोड़ दिया? योवस। हर में क्या जोड़ दिया? हर्ष होना चाहिए था, ये इनकरेक्ट है। दिस बुक इज हर्ष होना चाहिए था। समझ में आ गई बात भाई? तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन से संबंधित। तो ये हमारा हो गया था मामला। चलो भाई, इसमें और क्या क्या है देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आप लोगों को और समझनी चाहिए। एक इसमें समझना चाहिए आपको इस वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन। किसका? इस वर्ड का। एक्सेलेंट लिख दो, जिसको ट्रांसक्रिप्शन आता है मैं भी बता दूंगा। ये देखिएगा, एक्सेलेंट, इसको एक्सीलेंट नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सेलेंट कहते हैं। एग्जाम में इसका ट्रांसक्रिप्शन पूछा हुआ है। क्या होता है इसका? एक्सेलेंट होता है इसका। क्या होता है बेटा इसका? एक्सेलेंट। ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है। जिस बच्चे को नहीं पता है वो जान लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन आपके कोर्स में है, वहां से क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। तो ये जो वर्ड है इसका ट्रांसक्रिप्शन ये होता है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? ये एडजेक्टिव होता है। कौन सा होता है? एडजेक्टिव होता है। एक वाक्य बना के देख लीजिएगा। बोथ ए एंड बी, ये नहीं है, ए और बी नहीं है, क्योंकि ए जो है वो यहां क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या हो गया अभी आपका? योवस हो गया है। एक वर्ड और है इसमें जिसका ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है, और वो कौन सा है? ये वर्ड है IDEA, आईडीए। तो इसका भी ट्रांसक्रिप्शन आप लिखिएगा। जिसको ट्रांसक्रिप्शन आता है वो लिखिएगा, जिसको नहीं आता है वो अपनी डिक्शनरी से देख के याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड डैश 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 वाज स्लीपिंग। ये पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पर्सनल प्रोनाउन में चाइल्ड के लिए किस प्रकार के प्रोनाउन का यूज होता है वो आपको बताना है। इसमें यही पूछा है भाई कि चाइल्ड के लिए जब आपको यूज करना है प्रोनाउन, तो आप क्या यूज करेंगे? ही करेंगे, सी करेंगे, दे करेंगे, या फिर इट लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? इट। तो चाइल्ड के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है? इट होता है। जहां सेक्स को डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, जहां ये नहीं बताया जा सकता कि बच्चा है या बच्ची है। चाइल्ड बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, लड़का लड़की हो सकता है। तो वहां आपको क्या लिखना है? इट लिखना है। इसी प्रकार से बेबी के साथ होता है। किसके साथ होता है? बेबी के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। व्हेन आई सॉ द बेबी वाज क्राइंग, तो द बेबी लिखो या फिर क्या लिखोगे? इट वॉज क्राइंग। क्या लिखेंगे बेटा? इट वॉज क्राइंग। क्या ये बात समझ में आ गई है आपके? आ गई। अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है, वो ये आता है कि बेबीज के लिए क्या लिखें। अगर ये प्लूरल बना दिया जाए, BABIES, बेबीज बना दिया जाए, तो आपको क्या लिखना है? तब आपको दे लिखना है, क्योंकि इट का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? दे होता है। When I saw the children, अगर ये चिल्ड्रन होता
CHILDRAN, तो आप क्या लिखते हैं? दे वर स्लीपिंग। क्या लिखते बेटा आप? दे वर स्लीपिंग लिखते हैं। समझ में आ गई बात ये? तो इस क्वेश्चन का पूछे जाने की वजह जो है वो आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनावश्यक समय नहीं खराब करना, फटाफट काम की चीजों पे चर्चा करनी, बहुत अच्छे से चर्चा करनी। ये क्वेश्चन जो आपका है बिटवीन, ये है क्वेश्चन बिटवीन रमेश एंड आई। ये देखिएगा आपके पास क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर करो भी फटाफट। बिटवीन रमेश एंड रियली देयर इज नॉट डिस्प्यूट। ये आपसे पूछा गया है कि आपको कौन सा केस लिखना है। नॉमिनेटिव केस लिखना है, नॉमिनेटिव केस NOMINATIV। क्या आपको नॉमिनेटिव केस लिखना है या फिर एक्यूजेटिव ACCUSATIV, एक्यूजेटिव या डेटिव जो भी आप कहें। कहने की बात यह है कि आपको सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यहां से क्वेश्चन पूछता है आपको प्रोनाउन में कि सब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट का मतलब आई लिखें, ऑब्जेक्ट का मतलब मी लिखें। समझ में आ गई बात? यही है ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म लिखें या फिर ऑब्जेक्ट लिखें। प्रेपोजिशन के बाद यहां बिटवीन जो है ये प्रेपोजिशन है। क्या है बेटा? ये बिटवीन जो है ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी होती है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। समझ में आ गई? तो यहां जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? मी है। तो यहां आ जाएगा बिटवीन रमेश एंड मी रियली देयर इज नॉट डिस्प्यूट। ये कंफ्यूज क्यों होता है? कई बार लगता है बच्चे को कि वाक्य की शुरुआत में केवल सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट नहीं है इसमें। ये बिटवीन जो है ऐसा भी हो सकता था, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन रमेश एंड मी, बाद में भी लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं आती, बाद में लिखते तब भी ठीक था। यानी प्रेपोजिशन के बाद, जिस प्रकार से सी प्रिपेयर्ड अ टी फॉर मी, उसने मेरे लिए एक चाय बनाई, फॉर मी, ठीक है। विद मी, विद के साथ भी क्या आएगा? मी। बिफोर मी, बिफोर के बाद भी क्या आएगा? मी आएगा। यानी प्रेपोजिशन के साथ आपको क्या लिखना है? क्या लिखना भी? ऑब्जेक्ट लिखना है। समझ में आ गई होगी बात? ये क्लियर है? तो ये भी हो गया, इसमें मी आएगा। अब समझने की बात ये है कि सर और कहां कहां हम मी लिखें, यानी कहां कहां सब्जेक्ट लिखें, कहां कहां ऑब्जेक्ट लिखें। ये पूरा का पूरा मामला अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं कि भाई इस प्रकार का कोई क्वेश्चन कभी आपको परेशान नहीं करे। एक क्या होता है? कंजंक्शन होता है, और वो कंजंक्शन दो को जोड़ता है। यदि वो सब्जेक्ट है पहला तो दूसरा भी क्या आएगा? सब्जेक्ट। और यदि पहला ऑब्जेक्ट है तो दूसरा भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे? दे, ध्यान देना भी, दे इनवाइटेड, INVITED, दे इनवाइटेड माई सिस्टर एंड डैश 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 आई और मी। ध्यान देना भी क्या समझाना चाह रहे हैं उस बात पे गौर करना। माई सिस्टर, दे इनवाइटेड, दे सब्जेक्ट, इनवाइटेड वर्ब, माई सिस्टर ऑब्जेक्ट। किसको इनवाइट किया? माई सिस्टर को। हालांकि ये नाउन है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सी केस में है, लेकिन हम पहचान लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट है और ये एंड जो आपका है कंजंक्शन है, तो यदि ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो दूसरा भी क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। यानी यहां आपको क्या लिखना चाहिए? मी ही लिखना चाहिए। ठीक है? समझ में आ गई बात भी? ठीक है। रमेश एंड, रमेश डैश डैश एंड जोड़ देते हैं, एंड आर गोइंग टू जयपुर, आर गोइंग टू जयपुर। ये एंड जुड़ा हुआ है, इधर रमेश सब्जेक्ट है तो दूसरा भी क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आएगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई? एक कंजंक्शन यदि वो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो दूसरा पार्ट भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही। यदि वो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, पहला सब्जेक्ट है तो दूसरा भी क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब और समझिएगा आप इसमें काम की चीज। भाई देखो, कोशिश कर रहे हैं कि पूरे का पूरा प्रोनाउन जो टॉपिक है वो आपका रिवाइज हो जाए, ताकि आपको
चीजें कहीं से भी कुछ भी पूछें तो आप बहुत आनंद के साथ लिख सकें। एक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है अभी, देन जो कंजंक्शन होता है, क्या होता है बेटा अभी, देन कंजंक्शन जो होता है उसके बाद किस प्रकार का है, देन जो आपका कंजंक्शन है जिस प्रकार से डिग्रीज में आता है, ठीक है, तो देन कंजंक्शन के बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज के बाद, ये कंफ्यूज कभी नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार से राहुल इज एज गुड एज आई या फिर मी, पहला देखिएगा, राहुल इज एज गुड एज आई या मी। ध्यान दीजिएगा, जब आपकी वर्ब जो है ये लिंकिंग वर्ब है, कॉपुला है, कॉपुलर है, बी वर्ब है, क्या है बेटा ये बी वर्ब जब आपकी ये है, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं और मी भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों करेक्ट माने जाते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोलेक्वियल लैंग्वेज जो होती है, बातचीत की जो भाषा होती है, इनफॉर्मल इंग्लिश जो होती है, उसमें ज्यादातर ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। ये इनफॉर्मल इंग्लिश होती है। कैसी बेटा, इनफॉर्मल इंग्लिश होती है। और जो फॉर्मल इंग्लिश होती है, जो लिखने के काम आती है बोलने की बजाय, उसमें सब्जेक्टिव फॉर्म ज्यादा काम में लेते हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो जाती है। कई बार आप किसी बुक में देख लेते हैं कि सर आई लिखा होता है, कई बार आप देख लेते हैं कि सर जी मी लिखा होता है। तो वास्तव में होना क्या चाहिए, वो इस वजह से होता है कि कोई आदमी इसको इनफॉर्मल रूप में लिख देता है, कोई फॉर्मल लिख देता है, तो दोनों सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मल इंग्लिश के अकॉर्डिंग आई लिखना है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर जी रेनन मार्टिन में ज्यादातर में मी लिखा हुआ है, आप देखेंगे हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, तो वो मैंने बता दिया किस वजह से होता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अब ये है कि he loves me, ये कंपैरेटिव डिग्री भी हो सकती थी, कोई दिक्कत, he loves me better than, he loves me better than, और यहां आपके पास एक ऑप्शन है सी और एक ऑप्शन है हर, ध्यान देंगे भैया सर, he loves me better than सी और हर। ये जो आपकी वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बी वर्ब नहीं है। ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ये अपने बाद में क्या लेगी, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव यानी ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी है। इस प्रकार की जो वर्ब होती हैं उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अलग अलग मीनिंग होता है, समझ आ गई बात। वहां तो मीनिंग एक ही रहता है, लेकिन इसमें अलग अलग मीनिंग होता है। यानी आपने सब्जेक्ट लिखा तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, और यदि आपने ऑब्जेक्ट लिखा तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। यानी दोनों यूज तो हो सकते हैं लेकिन सेम सेंस में नहीं हो सकते, दोनों को अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। कैसे समझने का प्रयास करते हैं ठीक ढंग से, ताकि बाद में कभी कोई दिक्कत रहे ही नहीं, यहीं से इसको क्लियर कर देते हैं। ये दो सेंटेंस हम he loves me better than सी लिखते हैं, पहला ये लिखते हैं he loves me better than सी लिख दिया। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि सी loves me better, सॉरी he loves me better than सी loves me, समझ में आ गया। he loves me better, वो मुझे ज्यादा प्रेम करता है, than सी loves me, किसके बजाय, जितना वो मुझे प्रेम करती है। समझ में आ गई बात, दोबारा समझ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब हुआ he loves me better, वो मुझे ज्यादा प्रेम करता है, than सी, किसकी बजाय, जितना वो मुझे प्रेम करती है, then she loves me। ये पूरा सेंटेंस बनता है इसका, she loves me, ये बना इसका। अब देखिएगा दूसरा लिखते हैं he loves me better
देन हर। इसका मीनिंग अलग हुआ, सही तो ये भी है, सी लव्स मी बेटर, सॉरी ही लव्स मी बेटर देन ही लव्स हर। समझ में आ गया? ही लव्स हर, इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन है? सी है। इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ही आपका सब्जेक्ट है। ही लव्स मी बेटर देन ही लव्स हर, वो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है जितना वो उससे करता है, उससे मुझे ज्यादा प्रेम करता है। तो समझ में आ गई बात ये? इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बेटा कि कहां आई आएगा, कहां मी आएगा, कहां सब्जेक्ट आएगा, कहां ऑब्जेक्ट आएगा, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा समझ लो, जब आपके पास वर्ब बी हो, कौन सी वर्ब हो बेटा? बी वर्ब आपके पास हो, तो आपके पास लिबर्टी होती है कि आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ही इज बेटर देन, ही इज बेटर देन, आप यहां मी लिखेंगे या आई लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, और कलेक्टिव लैंग्वेज जो बोलचाल की भाषा है उसमें मी लिख सकते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है, तो ये भी ठीक है। लेकिन जब आपके पास ये बी वर्ब की बजाय कोई वर्ब इस प्रकार की आ जाए जो ट्रांजिटिव वर्ब हो, जिसके बाद में क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तब आपको इस प्रकार से मीनिंग चेंज हो जाएंगे जब आप इस प्रकार से करेंगे। समझ में आ गई बात भैया? निश्चित रूप से मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। एवरीबॉडी बट वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, एवरीबॉडी बट वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है भाई? ये आपको यहां समझना पड़ेगा कि बट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बट का प्रयोग जब केवल के अर्थ में किया जाए, सॉरी एक्सेप्ट के अर्थ में किया जाए, के सिवाय के अर्थ में किया जाए। देखो बट के मैंने 3 प्रयोग बताए थे आप लोगों को कि बट कहां एडवर्ब होती है, कहां कंजंक्शन होता है और कहां प्रेपोजिशन होता है। याद कीजिएगा किसी क्लास में, अभी जो हमारी रिवीजन क्लास चल रही है या फिर हमारी जो वीनस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास चल रही है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे आज पहली बार अपनी क्लास में हों, तो वो पहले की जो क्लासेस हैं उनको भी देख लें। और एक बार फिर आप लोगों से ये अपेक्षा रखता हूं मैं कि आप सबके सब लोग, यदि आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार सबके सब बच्चे शेयर कर दें। इतनी आशा मैं आपसे रख सकता हूं, ऐसा मुझे लगता है कि इतनी आशा मुझे रखनी चाहिए, इतना अधिकार बनता है मेरा आप लोगों पे कि मैं इतनी आशा आपसे रखूं। तो वहां हमने बताया है कि ये बट क्या क्या होता है। यहां जो बट है ये प्रेपोजिशन है, PREPOSITI। यहां बट क्या है बेटा? प्रेपोजिशन है। और जब बट प्रेपोजिशन होता है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी, सॉरी उसके बाद जो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो कौन सी केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए और इनमें से सी सब्जेक्ट है, योर ऑब्जेक्ट नहीं है, योर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा? इसमें हर ऑब्जेक्ट है। तो क्या आएगा इसमें? हर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया अभी? एवरीबॉडी एक्सेप्ट हर, उसके सिवाय वहां उपस्थित थे, तो यहां हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। एवरीबॉडी बट आई नहीं, मी वेंट देयर। एवरीबॉडी बट आई और मी, इन दोनों में से एक लिखना है, वेंट देयर। सॉरी भाई, क्या लिखेंगे बताओ? बट के बाद क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए। इट मस्ट बी मी हियर। क्या होना चाहिए भैया? मी होना चाहिए। तो चीजें आपके समझ में आ गई होगी भाई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शुड वर्क हार्डर। क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में भी, एक बार यहां से एक बार क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, इसलिए इसको जानना आवश्यक था, इसलिए हमने क्वेश्चन बनाया। ये पर्सनल प्रोनाउन है भाई, आई, यू, ही, इनकी एक सीक्वेंस होती है कि किस सीक्वेंस में इनको लिखा जाना चाहिए। जब आपके पास एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन हो तो उनकी क्या सीक्वेंस होनी चाहिए? पहले कौन सा लिखा जाना चाहिए? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये है पर्सन तो आप सब जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन निश्चित रूप से जानते ही होंगे। जब वे सिंगुलर हो, जब वे क्या हो भाई?
सिंगुलर। नोट कर लीजिएगा, कहीं भी काम आने वाली चीज है। जब वे सिंगुलर हो तो उनको किस रूप में लिखते हैं? 231 के रूप में लिखते हैं। यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर क्या लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन। लेकिन जब वो प्लूरल हो, जब वो क्या हो? प्लूरल हो, तब उनको 123 के रूप में लिखते हैं। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब आपको कहेंगे सर जी पता कैसे चलेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो देखिएगा, आई से नहीं पता चलता है, ठीक है, आई को आप काउंट नहीं करें तो ठीक है। इनमें से देखिएगा, ये यू और ही है, इसका मतलब देखो इसमें भी ही है, इसमें भी ही है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। आई और यू तो सिंगुलर हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही जो इसमें है उससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि ये जो प्रोनाउन आपको दिए हुए हैं ये कैसे हैं बेटा? ये प्रोनाउन जो आपको दिए हुए हैं ये सिंगुलर प्रोनाउन है। कैसे हैं भैया? सिंगुलर है। तो सिंगुलर की क्या सीक्वेंस होनी चाहिए? सबसे पहले सेकंड पर्सन होना चाहिए, और सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। उसके बाद में क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। तो ये लिखा जाना चाहिए यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई लिखा जाना चाहिए। शुड वर्क हार्डर। समझ में आ गई बात भैया? इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं, आपको समझनी चाहिए। तो ये यहां क्लियर हो रहा है, ठीक है भाई? चलो आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुड लीव फॉर द यूएसए नेक्स्ट वीक। ये देखिएगा, द यूएसए होता है आर्टिकल। यदि आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि यूएसए से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एक बार फटाफट रिवीजन के तौर पे लिख दो कि किन किन कंट्रीज से पहले आर्टिकल द का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है और क्यों किया जाता है। रिवीजन के लिए लिख दो एक बार, ताकि आपका माइंड एक बार वहां जाए और उन चीजों को रिवाइज करे और यहां उनको लिख दे, ठीक है? अब ये देखिएगा, दे है इसमें, सेम क्वेश्चन है ये भी पर्सनल प्रोनाउन का जो पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन ये है, बस इसमें प्लूरल को समझाने की कोशिश की गई है। वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, और यू भी प्लूरल भी होता है। तो प्लूरल के लिए हमने क्या लिखा था? 123 का फॉर्मूला हमने लिखा था। क्या लिखा था भाई? 123 का फॉर्मूला लिखा था। अब आप आंसर कर देंगे फटाफट, कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन यू होता है, और जो बच गए वो सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। तो इसमें देखिएगा 1 2 3, तो कहां लिखेंगे? ये वी जो है आपका ये फर्स्ट पर्सन है, यू जो है सेकंड पर्सन है, दे जो है थर्ड पर्सन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने इस टेस्ट में एक भी बिंदु छोड़ा नहीं है। जहां से क्वेश्चन बन सकता था, जहां से एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सेकेंड ग्रेड और रीट मेंस दोनों की तैयारी लगभग एक स्तर की होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने जैसा सेकेंड ग्रेड को पढ़ाते हो वैसा ही हम रीट वालों को भी पढ़ा रहे हो, क्या लेवल हाई तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। रीट मेंस और सेकेंड ग्रेड के बच्चे जो टॉपिक उनके कॉमन है उस टॉपिक को बिल्कुल बराबर की तैयारी कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई कंजूसी, किसी प्रकार की कोई कमी छोड़नी नहीं है, क्योंकि रीट वालों को भी 70 क्वेश्चन में से 70 के 70 सही करने हैं। यदि करने हैं तो फिर इसका आंसर कर दीजिएगा। क्या आएगा इसका आंसर? ए आएगा। चलो अभी अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, सही यूज करना सीखिएगा। इसको कहते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का यूज देखिएगा। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ ब्रदर, ये नाउन है ब्रदर, इससे पहले क्या आना चाहिए? माई ब्रदर, योर ब्रदर, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें देखिएगा, यू ब्रदर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता साहब, तो यू नहीं आएगा। योर ब्रदर हो सकता है क्या? योर ब्रदर हो सकता है, हो सकता है। योवर्स ब्रदर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि योवर्स प्रोनाउन है, उसके बाद नाउन नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। योवर हो सकता है, यानी इसमें केवल और केवल ये दो ऑप्शन जो हैं इन पे हमें सोचना चाहिए। दो तो बिल्कुल पहले इनकरेक्ट हो गए,
दो ऑप्शन पे हम चर्चा करते हैं, दो ऑप्शन पे जानने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिएगा, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ योर ब्रदर टू हेल्प मी। टू हेल्प ये वर्ब है, ये आपकी क्या है, वर्ब है। इस वर्ब का आपको क्या चाहिए, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। भाई इस वर्ब का हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, मी हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ योर ब्रदर टू हेल्प मी, ये ठीक है। हेल्प मी ये भी हो गया। स्टडीज ये भी नाउन है, STUDIES, स्टडीज भी क्या है, नाउन है। इससे पहले आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। जो यहां उपस्थित है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बेटा, यहां जो उपस्थित है वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहां क्या आना चाहिए, माई आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे योर, मी और माही, यानी डी आंसर जो है इसका वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसका डी आंसर क्या है बेटा, सही है। समझ में आ रही है चीजें, कर लोगे इनको इस तरह से। चलो करो तो भी आगे एक सेंटेंस और देखिएगा, ये और देखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस है। फटाफट आंसर कर दो आप लोग, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट से आंसर कर दो। इट इज वेरी, ही इज वेरी प्राउड, ही इज वेरी प्राउड। आपको पता होना चाहिए प्राउड और प्राइड में अंतर। PROUD प्राउड और प्राइड PRID प्राइड, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और प्राइड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ध्यान रखना, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं नाउन वाले में, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं। फटाफट लिखो प्राउड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और प्राइड कौन सा है। और यदि जिसको नहीं आता है वो इस प्रकार की चीजों को अभी से तैयार कर ले, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है। अभी तो आप यहां गलतियां कर रहे हो, यहां जितनी गलतियां हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लिखो फटाफट, ही इज वेरी प्राउड ऑफ, आगे देखिएगा, चिल्ड्रंस सक्सेस, बच्चों की सफलता। ही इज प्राउड ऑफ, बच्चे किसके हैं, इसके है ना, तो पॉजिटिव किसके अनुसार आना चाहिए, इसके अनुसार आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज चिल्ड्रंस सक्सेस, अपने बच्चों की सफलता का उसको बड़ा गर्व है। इन स्टडीज, अब यहां जो स्टडीज आया ये किनकी है, उनके बच्चों की स्टडीज है ये जो है, इसलिए यहां जो पॉजिटिव आना चाहिए वो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और चिल्ड्रन जो है वो क्या है, प्लूरल नाउन है। कौन सा बेटा, प्लूरल नाउन है। तो इट मस्ट बी क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देयर। तो ये हिज आ जाएगा और ये देयर स्टडीज यानी बच्चों की स्टडीज। क्या समझ में आई बात भैया, क्लियर हो रही है। प्रोनाउन में आगे भी क्वेश्चंस और बनेंगे जिसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सबके प्रकार सबको पहचानना भी हमने टेस्ट में डाला था। हमने टेस्ट दिया वो जानते हैं। While I was on holiday, I met a friend of, यहां तो आपको प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। फ्रेंड ऑफ योर्स, आपके मित्र से मैं मिला, फ्रेंड ऑफ योर्स। देखिए ऐसे लिखेंगे, फ्रेंड ऑफ योर्स, ये सही है। और एक होता है योर फ्रेंड, दोनों सही है। अगर आपको ऐसे लिखना है तो योर फ्रेंड लिखिएगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखना है तो फ्रेंड ऑफ योर्स लिखिएगा। While I was on my holiday, when I was on my holiday, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका आ जाएगा योर्स। समझ में आ गई बात भी। तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आप तो ये सब चीजें आप लोगों को बड़ी अच्छी लगने लगेंगी और बड़ा अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आने लगेगा। Let you and assist him in his work, लेट जो है वो वर्ब है, वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी, सब्जेक्ट नहीं लेगी। अब सब्जेक्ट तो इससे पहले होना चाहिए था, ठीक है। तो लेट जो है ये वर्ब है, ठीक है, ये आपकी वर्ब। और वर्ब के बाद आपको इस वर्ब का क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट है। लेट यू एंड मी, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यू यहां ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में है, तो लेट यू एंड मी असिस्ट हिम
इन हिज वर्क। लेट यू एंड आई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लेट यू एंड मी। लेट वर्ब है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कई बच्चों को लगेगा कि नहीं सर आई आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेट वर्ब है, उसके बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये आपका हमने इसी वजह से क्वेश्चन डाला है। और आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो पार्ट 1 हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन हम अगली क्लास में, जो बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगी, अगली क्लास में हम आपके लिए फिर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।